अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। देन डिस्कवरी के बाद में मेन चीज जो पढ़ने वाली थी, हमने बोर मॉडल पढ़ा। बोर मॉडल के बाद कुछ फॉर्मूले थे, बोर एनर्जी का फॉर्मूला, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है। ये सब चीजें हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, देन एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल करे हम लोगों ने। देन डेल्टा ई के न्यूमेरिकल से एनर्जी चेंज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ आयनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके पास स्कूल एग्जाम में आता ही आता है। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल ये कर लेना आप लोग। खास तौर से ये कैलकुलेशन द एनर्जी चेंज व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ टू सेकंड शेल, फिफ्थ टू थर्ड शेल या फिफ्थ टू फर्स्ट शेल, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। ये न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा। देन इसके बाद में हमने बोर रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये सब न्यूमेरिकल करे थे। ये न्यूमेरिकल भी बोर रेडियस के इंपॉर्टेंट आते हैं और जेई नीट और स्कूल एग्जाम तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देन इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ी थी मैक्सवेल की थ्योरी। ये मैंने एक होमवर्क दिया था और मुझे पूरा पूरा यकीन है आप लोग अभी नहीं करा होगा, शायद भानु ने कर लिया होगा, मुझे आइडिया है इस बात का, ठीक है। देन इसके बाद हम लोगों ने प्लैंक्स बोर थ्योरी और प्लैंक्स, सॉरी क्या नाम है इसका, प्लैंक्स थ्योरी पढ़ी थी, मैक्सवेल थ्योरी पढ़ी थी। एक ने बताया था इसका वेव करेक्टर होता है, एक ने बताया पार्टिकल करेक्टर है। ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ चुके हैं। उसके बाद में फिर आइंस्टीन अंकल आए। आइंस्टीन ने बताया कि भैया इसका ड्यूअल करेक्टर है, यानी इसके अंदर दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम कुछ वेव करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि कुछ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपका हमेशा ही एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है। ये कई बार एक अलग से भी न्यूमेरिकल आ जाता है थोड़ा, या फिर कई बार आप लोगों को ये किसी एक बड़े न्यूमेरिकल में छोटा सा पार्ट भी होता है इसका काम करने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे वेव करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बिल्कुल बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ फॉर्मूले ही है इसके अंदर और न्यूमेरिकल हमें करने हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? So it is a energy transmitted from a body to another in form of waves, and these waves travel in a space with a speed of 3 into 10 power 8 meter per second. And these waves are known as electromagnetic waves or radiant waves. किसी भी बॉडी से अगर कोई एनर्जी की फॉर्म में कुछ रेडिएशंस होती हैं, तो उन रेडिएशंस की स्पीड अगर आपके पास 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड है, तो वो जो रेडिएशंस हैं, उन रेडिएशंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। इनमें इलेक्ट्रो और मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों इसके अंदर होते हैं, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो आप ध्यान से देखिए, वेवलेंथ वगैरह चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे, वेवलेंथ क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ टाइप्स होती है, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव, जो कि हम यूज करते हैं टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। माइक्रोवेव यूज होता है आपका कुकिंग के अंदर, रडार में, टेलीफोन सिग्नल्स एंड अदर सिग्नल्स आर माइक्रोवेव सिग्नल्स, ठीक है। रेडियो वेव, सॉरी ये रेडियो वेव्स नहीं यूज होते हैं। देन इंफ्रारेड आती है हीट, फायर और रेडिएटर्स को ट्रांसमिट करने के लिए। देन इसके बाद आता है विजिबल, विजिबल स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाके आगे पढ़ेंगे क्या होता है। देन अल्ट्रावायलेट होती है। देन एक्सरेज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सरेज। ये एक्सरेज जो है ये भी इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। हमें बॉडी में कोई भी अगर इंजरी वगैरह होती है या कुछ भी होता है तो उस चीज में ये काम आती है। देन उसके बाद आती है हमारे पास फेमस गामा वेव्स। गामा वेव्स आप लोगों ने मार्वल्स और डीसी कॉमिक्स के अंदर इसका बड़ा जिक्र है। मार्वल्स में देखा जाए तो मिस्टर बैनर ने गामा रेज के बाद में हल्क बने थे वो, ठीक है बेटा भानु। तो गामा रेज वहां पे हल्क बनाने में काम आती है। और दूसरा आई थिंक डीसी कॉमिक्स में गामा पार्टिकल्स के थ्रू ही वॉल्वरिन को बनाया गया था, उसमें चेंजेस करे गए थे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, गामा पार्टिकल्स कैंसर ट्रीटमेंट में गामा रेज को यूज किया जाता है। जैसे मान लो किसी का कोई जख्म है या कोई घाव है या कुछ कोई भी आपका अनवांटेड सेल की ग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर, तो उस चीज को पूरा का पूरा इन गामा रेडिएशन के थ्रू जलाया जाता है, और आप कह सकते हो इसको सुखाया जाता है इन गामा रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। वो जो हल्की और उसकी बात है वो तो डिफरेंट है, बट हाँ इनका यूज गामा रेडिएशन का होता है। और इनके गामा रेडिएशन से क्या होता है कि जो सपोज करो मान लो ये टारगेट एरिया है आपका, तो इसके टारगेट एरिया के आसपास भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है इन रेडिएशन के थ्रू। तो इसलिए इन रेडिएशन से जितना हो सकता है बचने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनकी वेवलेंथ के ऊपर देखें तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव की वेवलेंथ काफी ज्यादा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा जाती है और वेवलेंथ इनकी जो है वो भी कम हो जाती है।
तो ये कैसे क्या चेंज होता है वो हम अभी आगे आगे पढ़ते हैं चीजें, ठीक है। अब ये देखिए बेस्ड ऑन वेवलेंथ, अब किस तरीके से आपको देख सकते हैं एग्जैक्टली आपको यहाँ पे एक बढ़िया फिगर मिलेगी। हाई फ्रीक्वेंसी जो गामा रेज आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ये लोग ये चीज याद रखिए, हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टर वेवलेंथ, ये किसी करेक्टरिस्टिक से गामा रेज की है, ठीक है। आप इसके अंदर हो सके तो ये जो 10⁻24 हर्ट्ज हैं ये चीज, एक्स रेज में 10⁻20 हर्ट्ज ये, देन हमारे पास में जो विजिबल लाइट है इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है हमारे पास हर्ट्ज, हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। 7 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक ये है रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ विजिबल लाइट। तो इनकी अगर फ्रीक्वेंसी रेंज आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मोस्टली पेपर में दी होती है बट थोड़ा बहुत आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किसकी ज्यादा है किसकी कम। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, देन उससे कम एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट रेज, देन हमारे पास आती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट आप कह सकते हो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, इन दोनों के बीच की लाइट होती हैं, वो होगी हमारे पास विजिबल लाइट हो गई। देन इंफ्रारेड हो गई, देन माइक्रोवेव, देन सबसे लंबी ज्यादा वेवलेंथ की और लो फ्रीक्वेंसी की होती है रेडियो वेव्स, ठीक है। तभी जो रेडियो वेव्स होती हैं ये टेलीफोनिक वेव्स होती है, ये हमारी बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। बट ये गामा रेज देखिए, ये गामा रेज की फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती है। एक्स रेज भी अगर आप प्रोलॉन्ग एक्स रेज के थ्रू के कांटेक्ट में आते रहते हैं तो भी ये इफेक्ट करती है हमें, ठीक है। अब ये देखिए बेस्ड ऑन द वेवलेंथ, इससे पहले वाला डायग्राम था ये आप देख सकते हो, ये था बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी पार्ट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताया गया है। नाउ दिस डायग्राम इज मोर बेस्ड ऑन द वेवलेंथ पार्ट। वेवलेंथ को दिया हुआ इन्होंने नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर ये मोस्टली यूज होता है, 1 नैनोमीटर या 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये दो यूनिट्स हैं मोस्टली हम लोग वेवलेंथ ऑफ लाइट के बारे में बताने के लिए काम करते हैं। तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर हमारे पास हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड नैनोमीटर मीन्स 1 × 10⁻⁹ मीटर। सो मोस्टली आपको जो याद करने वाला है वो इसमें यही याद रखिएगा, वॉयलेट कलर है, विबग्योर बनता है हमारे पास। वॉयलेट कलर सबसे कम वेवलेंथ और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। इसी वजह से रेड कलर के जितने भी हमारे पास अलर्ट सिग्नल्स बनते हैं, हम लोग रोड सेफ्टी सिग्नल्स हो गए आपके पास पे या कोई भी सेफ्टी सिग्नल्स जिसमें हमें एकदम बंदे को अलर्ट करना होता है, दे आर मोस्टली रेड इन कलर सो दैट जो लाइट है दैट कैन ट्रेवल अप टू अ लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग वेवलेंथ। ये बात सबको क्लियर है। तो गामा रेज देख सकते हैं आप लोग, इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, 10 पावर माइनस में हो गई यहाँ पे आपके पास में -16 है। देन यहाँ पे 10 रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे सॉरी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई दूर दूर तक के जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल्स दूर दूर तक ट्रेवल कर पाते हैं। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी छोटी होती तो या इनकी वेवलेंथ अगर बहुत छोटी होती तो हमारे को दिक्कत पड़ती, हम लोग दूर दूर तक बातें नहीं कर सकते थे। तो ये है सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको एक छोटी सी ओवरव्यू, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो मैंने आपको बताया है। देन इसके बाद में नाउ कमिंग टूवर्ड्स द करेक्टरिस्टिक्स। अब देख सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे। अक्षत वेलकम हुआ है क्या? कौन आया ये? अक्षत वेलकम बच्चे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अब आ जाइए, ओके जी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, ये जो डिस्टेंस है इसे बोला गया एम्पलीट्यूड और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल ए से। अगर डेफिनेशन के बारे में बोला जाएगा एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड को बोला जाता है इट इज द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, उससे पहले एक बार जरा फिगर देखिए। सपोज करो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो लाइन है आपके पास में, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसको बोला गया है मीन पोजीशन। तो एक्स एक्सिस इज नोन एज मीन पोजीशन। सो वेन एवर वेव ट्रेवल्स, वेव जो है एक बार कुछ एक्सट्रीम पॉइंट जाती है टूवर्ड्स अपर साइड और एक बार जाती है वेव टूवर्ड्स नेगेटिव साइड। यानी आप टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई की साइड में जाता है, ये पॉजिटिव वाई हो गया और ये हो गया -वाई। तो दो जगह पे हमेशा वेव ट्रेवल करती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव केस के अंदर। तो अब जब पॉजिटिव की तरफ जो वेव ऊपर जाती है उसे बोलते हैं हम लोग क्रस्ट, ठीक है।
और जो हमारे पास नेगेटिव की साइड में जो ये आता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रफ। So wave always propagate in form of crust and trough. So crust is the upper bulge and trough is the lower bulge. आप इस तरीके से बोल सकते हो, या crust when the wave moves towards the positive side from its mean position is known as crust, and the wave then moves towards the negative side is known as trough. क्रस्ट के अंदर एक बल्जिंग होती है और ट्रफ के अंदर एक गड्ढा सा बन जाता है। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब इन दोनों ही केस में जो एक्सट्रीम आपने डिस्टेंस कवर करा है, एक्सट्रीम आपका जो डिस्टेंस कवर है फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो हाईएस्ट पॉइंट है मीन पोजीशन पे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड वाला हाईएस्ट पॉइंट हो गया और यहाँ पे ये रेड पॉइंट हाईएस्ट हो गया। सो वॉट एवर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। So amplitude is the highest point from the mean position on a wave. उसे बोलते हैं हम लोग amplitude. Is that clear? So amplitude is the highest point from mean position. Okay? इसे बोल दिया हमने amplitude. चलिए, अब इस amplitude को represent करते हैं small a से। Then इसके बाद आता है हमारे पास wavelength. वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा से। अब वेवलेंथ के बारे में देखिए, मैंने ये जो एक क्रस्ट था इसका एक हाफ पोर्शन लिया, ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे एक हाफ लिया अगले क्रस्ट में, कंजिक्यूटिव क्रस्ट एंड और कंजिक्यूटिव ट्रफ। ये पहला क्रस्ट, ये दूसरा क्रस्ट, दिस इज सेकंड क्रस्ट, दिस इज योर फर्स्ट क्रस्ट, दिस इज योर फर्स्ट ट्रफ एंड दिस इज योर सेकंड ट्रफ। सो दो इन कंजिक्यूटिव ट्रफ और क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बोल देते हैं वेवलेंथ। क्लियर हो गई बात? ये अब आप इसको एक बार जरा मैं इसको सबको क्लियर करता हूँ, तो ध्यान से देखिए। ये पॉइंट है, यहाँ से ओ पॉइंट से लेकर ये एक वेव गई, ये एक वेव बन गई यहाँ तक। तो ये जो पूरी की पूरी लेंथ है, इसे बोलते हैं वेव लेंथ। इज दैट क्लियर? दिस होल थिंग इज नोन एज वेव लेंथ। गॉट इट? क्लियर? पहली चीज हमने पढ़ी थी एम्पलीट्यूड, दूसरी चीज हमने पढ़ा वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ में कोई डाउट हुई आपको? क्लियर? चलिए, या कुछ बुक्स में आपको इस तरीके से भी दिखाया जाएगा। एक सेकंड वेट करो। हाँ जी, कुछ बुक्स में आपको इस तरीके से भी दिखाया जाएगा, भाई ये हाफ पोर्शन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको भी हम लोग बोलते हैं लैम्डा। सो वेवलेंथ की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो लिख दीजिए इसके अंदर, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive trough or crust. So whatever the distance between two consecutive trough or crust is known as wavelength. ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको लैम्डा से। अब यूनिट ऑफ वेवलेंथ है, यूनिट ऑफ वेवलेंथ हमारे पास आती है मीटर। मीटर बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है वेवलेंथ की। जनरली वेवलेंथ की यूनिट हम लोग मीटर में नहीं रखते हैं, इसको हम लोग पिकोमीटर में रखते हैं, इसको हम लोग नैनोमीटर में रखते हैं, और इसको हम लोग रखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर। पिकोमीटर का मतलब 1 × 10⁻12, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब 1 × 10⁻, सॉरी, नैनोमीटर का मतलब 1 × 10⁻9, और आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब 1 × 10⁻10। ईच एंड एवरीथिंग इज इन मीटर। मीटर मीटर, ये कन्वर्जन बिल्कुल याद रखना, दैट कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट। कई बार कन्वर्जन के चक्कर में हम लोग कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट आप लोगों के पास में, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं म्यू से, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की सबसे पहले, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ
waves passing through a point in 1 सेकेंड, उसे बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। सपोज करो हमने एक काम करा, अक्षत को खड़ा कर दिया बस स्टैंड के गेट पे, ये बस स्टैंड का गेट है और यहाँ पे अक्षत खड़ा हो गया। भाई एक काम करियो, यहाँ से जो पानीपत के जाने वाली बसें हैं, जरा तू 4 घंटे खड़ा हो गया और 4 घंटे में बता पानीपत के लिए कितनी बसें निकली। अब 4 घंटे तक अक्षत भाई खड़ा हुआ है यहाँ पे, 4 घंटे देखा अक्षत ने 8 बसें निकली, तो 8 बस निकली, तो 8 बस का मतलब क्या हुआ, 4 घंटे में 8 बसें 4 घंटे में, तो यानी हर घंटे में 2 बस निकल के आ रही है, तो बस की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 2 बसेस पर आवर की हो गई। सेम इसी तरीके से मान लो हमने जो है भानु को यहाँ खड़ा कर दिया है, ठीक है, भानु को बोला कि भाई पता करो 1 सेकंड में कितनी वेव जा रही है, तो भानु गिनने बैठ गया, 1 2 3 4 5 करते करते भानु ने गिनती जो है 5,500 वेव, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई उसकी, 5,500 हर्ट्ज। So number of waves passing through a point in 1 second is known as frequency। और अगर ये आप इसमें ऑसिलेशंस के अंदर कह सकते हो कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ये वाली बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, ये सबसे मजे की बात है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट आएगी सबसे पहले आपके पास हर्ट्ज, आपको ये याद रखना है हर्ट्ज। देन इसमें आती है एक साइकिल पर सेकेंड, CPS, साइकिल पर सेकेंड, मैं लिख देता हूं उसको साइकिल पर सेकेंड, इसे बोलते हैं CPS, ये भी फ्रीक्वेंसी यूनिट है। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए CPS को यूज किया जाता है। देन इसके अलावा कई बार आपको सेकंड इनवर्स, ये भी याद रखना, सेकंड इनवर्स, इसके बारे में भी हम इसको यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा 1/टाइम पीरियड। अभी इसके बारे में कैसे कैसे निकालेंगे 1/टाइम पीरियड वगैरह, ये अभी हम आप आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी इसको इतना याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा 1/टाइम पीरियड। तभी फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट आती है वो आती है सेकंड इनवर्स। क्लियर, इसमें कोई डाउट आप लोगों को? हायर फ्रीक्वेंसी है किसी चीज की तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है, और अगर लो फ्रीक्वेंसी है किसी की तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगली टॉपिक पे पढ़ते हैं इसके। अब फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग C से, दैट इज लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाई, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाई और ट्रेवल्ड बाई वेव in 1 सेकेंड is termed as velocity। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी को हम लोग कंसीडर करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। That is velocity of light is considered to be the velocity of electromagnetic waves। अब आ जाइए फिफ्थ पॉइंट वेव नंबर। ये हो सकता है इससे पहले वाली चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हो, बट अभी जो फिफ्थ पॉइंट है वेव नंबर, ये आप लोगों ने स्पेशली नहीं पढ़ा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग म्यू बार से, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/λ। सो यू कैन से दैट वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। ये क्या है, रेसिप्रोकल है वेव लेंथ का। एंड जब रेसिप्रोकल है वेव लेंथ का तो इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई इसकी लैम्डा की यूनिट हमने बताई थी पिकोमीटर, पिकोमीटर का इन्वर्स कर दीजिए तो पिकोमीटर -1 हो जाएगी इसकी यूनिट, या फिर नैनोमीटर -1 हो जाएगी इसकी यूनिट, या फिर इसकी मीटर -1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो जस्ट मैंने आपको फॉर्मूले के बेस पे इसकी ये हो गया। अब एक्चुअल में मतलब क्या है वेव नंबर का? वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर और इन 1 मीटर। इसको सेंटीमीटर में लेके चलो, मीटर को छोड़ो। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर। सपोज करो ये एक लेंथ है मेरे पास, ठीक है। अब इस लेंथ में
मैंने मान लिया कई सारी वेव जा रही हैं इस तरीके से, 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव गई, वो नंबर को बोला जाएगा वेव नंबर। सो नंबर ऑफ वेव इन 1 सेंटीमीटर इज टर्म्ड एज वेव नंबर। ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यूनिट होती है इसकी सेकंड, रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम कैपिटल टी से। अब टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कह दीजिए आप इसको, या एक वेव पूरा कंप्लीट होने में, एक ये जो वेव ने एक ये जो टर्न ये लिया एक तरफ से एक तरफ, ये जो ये चीज गई, इसे पूरे बोलते हैं एक साइकिल होना। ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाना। अब इस साइकिल को कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ वेव टाइम पीरियड तो लगेगा उसको, वो जो उसको टाइम मतलब जो टाइम लगता है उसे बोल देते हैं हम लोग टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड is defined as time taken to complete one cycle। उसे क्या बोल दिया हमने, टाइम पीरियड। और यूनिट इसकी क्या हो जाएंगे हमारे पास, सेकंड। फॉर्मूला टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी यानी 1/μ। तो आपके पास ये चीज आ गई। ये बात क्लियर हो गई सबको, इसमें कोई डाउट है किसी को अभी? चलिए अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन c lambda nu, देन वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड टाइम पीरियड। इन सब के बीच में कैसे कैसे क्या क्या रिलेशंस हैं एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू देम एंड न्यूमेरिकल। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। और c क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती है। इसकी वैल्यू हमें हमेशा ये याद रखनी है। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास आ गया, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है। और लैम्डा की यूनिट मैंने बताई थी, क्या रखनी है लैम्डा की यूनिट, या तो मीटर रखेंगे या आर्मस्ट्रॉन्ग रखेंगे या पिकोमीटर रखेंगे या फिर नैनोमीटर रखेंगे। और ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी वैल्यू क्या क्या है। ठीक है। चलिए सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आता है वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। ये क्या है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। आप इसको याद रखिएगा। यूनिट क्या आएंगी इसके पास वेव नंबर की, जो भी है इसके आगे -1 माइनस इसके ऊपर पावर -1 लगा दीजिए, तो आपके पास ये सारी की सारी यूनिट्स आ जाएंगी। देन थर्ड फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, t इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। टाइम पीरियड की यूनिट हमारे पास आ जाएगी सेकंड, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारे पास आती है हर्ट्ज, सीपीएस एंड देन सेकंड इनवर्स। कभी कभी न्यूमेरिकल जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको स्पेशली कुछ लिखा नहीं होगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज गिवन, जे गिवन है, वो गिवन है। आपको उन सबकी यूनिट से आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। तो कई बार जेई और नीट के क्वेश्चंस में इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, आपको यूनिट सबसे ज्यादा याद रखनी होती है किसी भी चीज की, उन्हीं से हम चीजों को पता करते हैं। चलिए चलो अब हम एक फटाफट न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आज का करते हैं हम लोग, फाइंड आउट frequency of light whose lambda is 700 नैनोमीटर। जल्दी से बताइए, लैम्डा इज 700 नैनोमीटर। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज गिवन। अब सबसे पहले देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, c पता है मेरे को, लैम्डा मुझे गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है। और यहाँ से मेरे को फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, c/λ। ये मेरे पास आ गया। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है, 700 × 10⁻⁹। ओके। सो अब ये फटाफट इसको सॉल्व कर दो जरा, बताओ मुझे कितना आएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो 3 × 10⁸
प्लस 9 डिवाइडेड बाई 700, तो ये हो गया 3 इंटू 10 पावर 16, 8, 16, 17, 17 अपॉन 700, 2 0 कट, so it will become 15. तो 3/7 इंटू 10 पावर 15, आप इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितने पे आएगा, ये 30 पे गया, 0.344 पे जाएगा ये, हाँ, तो 0.4 इंटू 10 पावर 15 हर्ट, या 4 इंटू 10 पावर 14 हर्ट, तो आप इस तरीके से कुछ आंसर आएगा। ये बात क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट आया? चलिए फटाफट हम लोग एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब ये न्यूमेरिकल आप लोग करके दिखाइए मेरे को जल्दी से। फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट whose wavelength is given 200 नैनोमीटर, और आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं 1.5 इंटू 10 पावर -15 हर्ट्ज, बी ऑप्शन आपका है 2.5 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज, सी ऑप्शन आपके पास है 2.5 इंटू 10 पावर 12 हर्ट्ज, और डी ऑप्शन आपके 1.5 इंटू 10 पावर 12 हर्ट्ज। जल्दी से फटाफट मुझे आंसर बताइए, एबीसीडी में ऑप्शन आपके पास क्या आता है? तो इतनी देर लगा रहे हैं आप लोग सॉल्व करने में। भानु, अक्षत, ईशा, मैं बताऊं क्या सॉल्व करके इसको? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही करवा देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ। अगेन C इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास न्यू लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, दैट इज 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 10 पावर -9। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ऑप्शन बी आ जाएगा, दैट इज 2.5 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए फटाफट एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। वेव नंबर ऑफ लाइट इज 5 इंटू 10 पावर -4 मीटर इनवर्स। फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वेवलेंथ 5 की जगह से कर दो 6 करो, चलो 6 इंटू 10 पावर -4 मीटर इनवर्स, वी नीड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फटाफट, सबसे पहले हमें क्या करना है, वेव नंबर गिवन है और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो वेव नंबर क्या था हमारे पास, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, तो इसका मतलब लैम्डा क्या हो जाएगा हमारे पास, रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 अपॉन वेव नंबर, सो 1 अपॉन 6 इंटू 10 पावर -4, तो ये क्या चला जाएगा 10 इंटू 6 पावर 3 अपॉन 6, ये कर दिया मैंने। तो इसके पास में ये कितना है 1, 4, और ये 1 पॉइंट समथिंग आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अभी इसको फटाफट सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब मेरे पास, जस्ट अ वेट, अभी बता देते हैं कितना आएगा आपके पास। टेन डिवाइड बाई 6 है, ये 1.66 के करीब करीब आंसर आ जाएगा आपके पास। तो 1.66 इंटू 10 पावर 3 मीटर मेरे पास क्या आ गई है, लैम्डा आ गया, ठीक है। अब लैम्डा मेरे पास आ चुका है, लैम्डा मेरे पास है, मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अगेन वही फॉर्मूला, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ओके। सो लैम्डा इज इक्वल टू
सॉरी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10 पावर 3। तो ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा और ये मोटा मोटा 2 पे गया तो 2 इंटू 10 पावर 5 हर्ट्ज के आसपास इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए तो फिर आगे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ मैं, आप इसे होमवर्क में ट्राई करना। फाइंड आउट वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड lambda when time period is 5 into 10 power 5 into 10 power -10 सेकेंड। आपको 1 2 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो दिस विल बी योर होमवर्क। फॉर्मूले मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला हमारे पास C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। पहला फॉर्मूला ये लग सकता है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा लगेगा। एंड थर्ड फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई T इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 फॉर्मूले से आप ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी का आपको 2 दिन छुट्टी, मंडे को मिलते हैं फिर। ठीक है, चलिए कोई डाउट है किसी को तो वो बताओ फटाफट। ईशा, भानु, अक्षत, कोई डाउट है आप लोगों को अभी? नो सर। ओके जी। ईशा क्लियर बच्चे? यस सर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जरा कर लेना जरूर याद से। ठीक है, और इसके जितने जल्दी हो सके आंसर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ठीक, चलो फिर ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, जय सेफ।